बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रखा करें। एफएससी केमिस्ट्री एज यूजुअल केमिस्ट्री हमने पढ़नी ही पढ़नी है। चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, सॉरी पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर 2। चैप्टर 2 के हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेसिकली जो मेन टॉपिक हैं उसमें सब्लिमेशन होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है और क्रोमेटोग्राफी होती है। तो आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, डेट आर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपको पता है कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट ऐसी चीज जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में होती है, लेस इन अमाउंट, वो होती है सोल्यूट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, लार्ज इन अमाउंट, वो होती है आपके पास सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हमने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, निकालना कैसे है, ये हम देखेंगे जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड में। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, सेपरेट करते हैं सोल्यूट को फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सोल्यूट को सेपरेट करेंगे सॉल्यूशन में से बाय एडिंग एन अदर सॉल्वेंट। हम सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे जो सोल्यूट को अलहदा कर देगा और सॉल्वेंट को अलहदा कर देगा। जो नया ऐड करने वाला है वो सोल्यूट में ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। जो न्यू सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी more soluble in solute, then it will occur as solvent extraction. Definition read out करते हैं, our distribution technique used to separate solute from a solution by adding an other solvent in which solute is more soluble and added solvent doesn't mix with the solution। और जो नया आपने solvent mix करना है वो solution में mix ना हो, लेकिन solute उसमें अच्छी तरह dissolve होना चाहिए जी। ये देखिएगा आपके सामने ये पिक्चर्स आ गई हैं, तीन सेपरेटिंग फनल है। इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल में एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट है। अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट में आपको ये अपर एक लेयर नजर आ रही है, ये हमने एक और सॉल्वेंट ऐड किया है। एरो के ऊपर नजर आ रहा है ऐड इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल का मतलब है डेट आर नॉट एबल टू मिक्स, जो मिक्स नहीं होगा। हम ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं जो सॉल्यूशन में तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन जो सोल्यूट है, जो ये ब्लैक पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो हमने पहले सॉल्यूशन में से निकालने हैं, ये ब्लैक पार्टिकल्स जो हमने नया सॉल्वेंट ऐड किया है इसमें ज्यादा सॉल्युबल हैं। तो वो क्या करेंगे, नीचे वाले जो ऑलरेडी इसमें सोल्यूट था, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, यहाँ से निकल के वो ऊपर वाले सॉल्वेंट में ऐड हो जाएंगे। और आपको हम क्या करेंगे जी, पहले इसको अच्छी तरह शेक करेंगे। शेक करने के बाद जो आपका सोल्यूशन है उसमें से सोल्यूट न्यू एडेड सॉल्वेंट में ऐड हो जाएंगे जी। वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व होता, क्योंकि आपको पता है ईथर बेसिकली नॉन पोलर होता है, दिस इज नॉट मिसिबल इन वाटर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक लेयर के साथ जी। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स को शेक किया जाता है विद ईथर इन अ सेपरेटिंग फनल। जो आपको स्टार्ट पे तीन फनल्स दिखाई दी उनको सेपरेटिंग फनल कहते हैं, क्योंकि उसमें लेयर सेपरेट होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन इनटू ईथर। ईथरल लेयर बन जाती है, ऐसी लेयर जिसमें ईथर होता है कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको फिर हम रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द टैप। हम टैब ओपन करते हैं और एक लेयर को उसमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं, और जो कंपाउंड होता है फिर उसको इवेपोरेटिंग के जरिए हम उसको सेपरेट कर लेते हैं जी। ये देखिएगा आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज सेपरेटिंग फनल। ये आपको ऊपर ऑर्गेनिक लेयर नजर आ रही है, नीचे एक्वस लेयर है। ये इसकी टैब होती है। जब हमने एक लेयर अलग करनी होती है तो हम इस टैब को ओपन करते हैं, जस्ट लाइक ब्यूरेट। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो ब्यूरेट में भी एक टैब होती है जिससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को नीचे फ्लास्क में डालते हैं। तो यहाँ पे भी ये टैब है। ये टैब क्या काम करती है, जब हमने इस लेयर हमारी सेपरेट हो जाती हैं, सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको एक लेयर को सेपरेट आउट कर लेते हैं और दूसरी उसमें से सेपरेट हो जाती है। तो एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर आपको पता है क्योंकि डिसॉल्व नहीं होंगी। क्यों डिसॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि उनकी दोनों की वो ऑर्गेनिक जो होती है वो नॉन पोलर में चली जाती है, जिसकी वजह से वो पोलर में डिसॉल्व नहीं होती। आपने फिनोमेनन तो सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक
जी नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ आयोडीन। आयोडीन को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन है, इसके लिए आपको एक रिएक्शन नजर आ रहा होगा, दिस इज I2 प्लस आयोडाइड, आई के ऊपर माइनस है, ये है एक्वस में। बेसिकली ये जो आयोडाइड है ये हमें कहाँ से मिलता है, हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड क्या करता है कि पॉजिटिव बनाता है और आयोडाइड बना देता है। ये आयोडाइड इस आयोडीन से मिलता है और I3 नेगेटिव बना देता है, ट्राई आयोडाइड आयन बना देता है। आयोडीन हमने जैसे कि पढ़ा कि पीछे ईथर भी डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, इसी तरह आयोडीन भी क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो हम इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं जी, CCl4 ऐड करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं जो इसकी सोलबिलिटी को इंक्रीज करता है। और पोटेशियम आयोडाइड इसको आयोडाइड देता है, जिससे ये I3 बन के एक्वस में फेज में चला जाता है और वाटर में सोलुबल हो जाता है। जब I2 इन CCl4 है तो इसका कलर पर्पल होगा, जब ये ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में होगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, सॉरी ब्राउन हो जाएगा। जी आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर नॉन पोलर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आयोडीन नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसकी सोलबिलिटी कौन इंक्रीज करता है, एफिनिटीज कौन इंक्रीज करता है, CCl4। आयोडीन CCl4 में डिसॉल्व हो जाता है और पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड आयन लेके ट्राई आयोडाइड जब आयन बनाएगा तो वो वाटर में सोलबल हो जाएगा। जी ये देखिएगा, ये आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, ये आपके पास ईथर लेयर है, ये आपके पास एक्वस लेयर है। ये आपस में जब हम इसको शेक कर रहे हैं तो ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई है, मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए आपको जो ब्राउन कलर है ये इसमें फेंट होना स्टार्ट हो गया है। ब्राउन कलर जब चेंज हो रहा है तो लास्ट पे आपके पास ट्रांसपेरेंट लेयर बच गई है और सारा कलर चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जी आज की नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक लिटरेरी इसको हम ग्रीक वर्ड से हमने किया है। एक साइंटिस्ट था, हुज नेम इज माइकल टेस्विट। इन 1900 में इन्होंने किया था। इसके माइकल टेस्विट थे, रशियन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली कहा कि क्रोमा का मतलब होता है कलर्स, टू टू एंड ग्राफ मीन राइटिंग। तो कलरफुल राइटिंग को इन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है जी क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले अगेन आपको पता है ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस से निकला है जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। बेसिकली दिस इज आल्सो अ सेपरेटिंग टेक्निक इन विच सोल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेजेस। पिछले हमने भी क्या किया, सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दो फेजेस के दरमियान में। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी सेम प्रिंसिपल है क्योंकि यहाँ पे भी वहां पे भी आपने सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो फेजेस में, और क्रोमेटोग्राफी में भी आपने सोल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टू फेजेस। बट डिफरेंस क्या है कि जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके दो फेजेस कौन से होंगे जी, ऑर्गेनिक फेज या साथ में होगा एक्वस फेज। यहाँ दो फेजेस समटाइम्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फेज। अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे भी दो फेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी सोल्यूट की दो फेजेस के दरमियान में वो होंगे, एक तो होगा स्टेशनरी फेज और दूसरा होगा मोबाइल फेज। तो आप कह सकते हो दोनों का प्रिंसिपल तो सेम ही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो सोल्यूट की करनी है बिटवीन टू फेजेस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में दो फेजेस होंगे, ऑर्गेनिक और एक्वस, और क्रोमेटोग्राफी में होंगे स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जी नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली यूज कहाँ पे की जाती है, सेपरेशन में, आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट और मिक्सचर में, और प्योरिटी चेक करने के लिए कंपाउंड की जाती है, और इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसको यूज किया जा सकता है। दीज आर यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट अगेन बेसिक प्रिंसिपल, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये डिपेंड करती है रिलेटिव अफिनिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स। रिलेटिव अफिनिटीज ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड करती है बिटवीन, एज आई टोल्ड, टू फेजेस। कौन कौन से जी, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कंपोनेंट्स को बिटवीन टू फेजेस, जिसको हम गवर्न करते हैं, जिसको हम शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से, जिसको हम KD बोलते हैं। और KD बेसिकली क्या है, रेशियो है कंपोनेंट्स की बिटवीन दीज टू फेजेस इन मोबाइल फेज एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेज।
नेक्स्ट है फेजेस देख लेते हैं। 2 फेजेस हैं इसमें, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, जिसमें चीज मूव करेगी, मूवेबल कंडीशन में होगी। स्टेशनरी फेज ऐसा फेज जिसमें आपका जो भी चीज होगी वो साकिन होगी, स्टिल होगी, मूव नहीं कर सकती। तो मोबाइल फेज आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। आप कह सकते हैं द फेज विच इज फ्लो मीन्स फ्लोइंग ओवर द सरफेस। किसकी सरफेस पे? स्टेशनरी फेज पे जो चीज फ्लो करेगी वो मोबाइल फेज होगा। और अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करें, ये क्या हो सकता है? सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। और स्टेशनरी फेज बेसिकली थिन फिल्म के तौर पर काम करता है। और आप कह सकते हो द फेज ऑन विच मोबाइल फेज फ्लोज। ऐसा फेज, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है, वो स्टेशनरी फेज है। और मोबाइल फेज की क्या होगी डेफिनेशन? द फेज on which is following on the stationary phase. Stationary phase क्या है? The surface on which the mobile phase flows. Clear हो गया डिफरेंस? जी नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स। 2 टाइप्स हैं जी आपके पास, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। ये एमसीक्यूज आ जाता है। एडजॉर्प्शन से याद रखें सॉलिड। पार्टीशन ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा जी? लिक्विड होगा। और एडजॉर्प्शन में मोबाइल फेज एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज। और पार्टीशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन 2 फेजेस के दरमियान में। एडजॉर्प्शन की एग्जांपल क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन की एग्जांपल क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपने ये 3 डिफरेंसेस लिख देने हैं। यहाँ आपसे पूछते हैं TLC इज द एग्जांपल ऑफ डैश क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जांपल ऑफ डैश क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? जी नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको पता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। स्टेशनरी फेज इसमें वाटर हो सकता है जो पेपर के अंदर सेलुलोज फॉर्म में होता है। मोबाइल फेज इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होगा जो हम एज अ वाटर लेंगे इन द कंटेनर क्रोमेटोग्राफिक टैंक। एग्जांपल बेसिकली क्या है जी? सेपरेशन ऑफ इंक्स एंड अमाइनो एसिड। ये दोनों प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में भी हैं, सेपरेशन ऑफ इंक्स एंड अमाइनो एसिड। जी नेक्स्ट देख लेते हैं टेक्निक्स। कितनी टेक्निक्स हैं? 3 तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है सर्कुलर। बेसिकली जो नॉर्मली यूज करते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होती है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो होती है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। जैसे आप सीढ़ियां नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ये आप असेंड कर रहे हैं। डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे आना। लाइक आप ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आते हैं तो आप डिसेंड हो रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। क्लियर? सर्कुलर का मतलब है इन अ सर्कल, रेडियल फॉर्म। तो बेसिकली जो हम नॉर्मली हम यूज करेंगे, हम अपने लैब में भी यूज करेंगे, और नॉर्मली हम जो लैब्स में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो ज्यादातर असेंडिंग यूज करते हैं। जी ये देखिएगा, ये आपको क्रोमेटोग्राफिक टैंक नजर आ रहा है। ये पूरा टैंक है, ये इसका ढक्कन है जिसको लिड कह रहे हैं। ये इसमें रॉड्स लगे होते हैं जिसके ऊपर हम फिल्टर पेपर को हैंग करते हैं। ये नीचे जो पर्पल सा नजर आ रहा है, दिस इज वाटर विच विल एक्ट एज सॉल्वेंट। क्या करते हैं जी पेपर पे? ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर डिफरेंट कलर्स। क्लियर? और जहां तक वाटर मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है जी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट होता है। उसको हम लाइन ड्रॉ करके फाइनलाइज करते हैं कि ये हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं जी? हम सॉल्वेंट, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया, टैंक में हैंग रॉड लगे होते हैं, उसके साथ फिल्टर पेपर हैंग कर देते हैं। बेस में उसकी हम क्या करते हैं? वाटर ले लेते हैं मोस्टली एज अ सॉल्वेंट। और क्या करते हैं? फिल्टर पेपर पे हम थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ के वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर क्या करेंगे जी? आपका सैंपल करेंगे। हम नॉर्मली जो लैब में करते हैं, हम मार्कर कलर को यूज करते हैं। मार्कर ले लेते हैं ब्लैक कलर का। मार्कर का हम एक डॉट लगा देते हैं
अब क्या करेंगे, जब उसको हम हैंग करेंगे, फिल्टर पेपर आपने इस तरह हैंग करना है कि फिल्टर पेपर का सिर्फ एज वाटर के साथ लगे। ये नहीं करना कि फिल्टर पेपर पूरा पानी में डिप कर देना है। आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का सिर्फ एज वहां पे लगाएंगे, और क्या करेगा वहां से जब सेलुलोज वाटर मूव करेगा, और पेपर में भी सेलुलोज होता है जो वाटर को मूव करवाता है, तो क्या होगा, जो मार्कर का कलर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू डिफरेंट कलर्स। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर हम उसको एक टाइम लिमिट के बाद वहां से रिमूव करके ड्राई करेंगे और उसकी हम मेजरमेंट्स करेंगे। जी, जब आप देखें ये आपका जो अभी सैंपल्स लगाए हुए हैं, ये इनकी कलर्स जा रहे हैं, ये ब्लैक, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू, ये सारे कलर्स हैं। ये बेस लाइन, ये आपके पास देखें बीकर में रखा हुआ है, उसको ये एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहा है, बिल्कुल इसकी टिप मिक्स हो रही होती है। ये नहीं करना कि आपने पूरी उसके अंदर डुबकी लगा देनी, आपने सिर्फ उसकी मार्जिन जो होता है, एज को पानी के साथ टच करना है। ठीक हो गया। अब ये खुद ही यहाँ से मूव करता जाएगा, ये यहाँ पे वाटर, यहाँ तक वाटर मूव किया और साथ साथ कलर इसके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। जब आप फिल्टर पेपर यूज करते हो स्टार्ट पे, वो फिल्टर पेपर है, जब उसके ऊपर कलर्स आ जाते हैं, ड्राई फॉर्म में आपका पेपर आ जाता है जिसके ऊपर कलर्स डिफरेंट सेपरेट हो गए, उसको हम फिर बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। वो फिल्टर पेपर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राम हो जाएगा। और नॉर्मली जब हम अमाइनो एसिड या शुगर को सैंपल के लिए करते हैं तो वो हमें नजर नहीं आते, वो व्हाइट कलर के होते हैं। अगर हम मार्कर कलर का करें तो वो हमें डिफरेंट कलर्स शो हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम अमाइनो एसिड एज अ सैंपल यूज करते हैं या शुगर सोल्यूशन यूज करते हैं तो उसके कलर हमें नजर नहीं आते। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीन हाइड्रन उसके ऊपर स्पार्कल करते हैं, जिससे वो हमें डिफरेंट कलर्स शो करवाता है। नेक्स्ट है जी रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। तो अब जितने भी कलर होंगे उसको हम वन बाय वन सोल्यूट कहते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 कलर आते हैं, पर्पल, ब्लू, रेड, तो हम उसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑरेंज, whatever, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। जो नीचे आ रहा है सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट क्या है, आपका वाटर है जो कि आपने बेस में लिया हुआ है। फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ओरिजिनल स्पॉट यहाँ पे बेसिकली क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरी लेंथ ले लेते हैं, पूरी लेंथ नहीं आती। आपने जहाँ पे पेंसिल से, लेड पेंसिल से हल्की सी लाइन ड्रॉ की थी ना, जिसको मैंने बेस लाइन बोला था, आपने उस बेस लाइन से मेजरमेंट करनी है। आपने पूरा फिल्टर पेपर नहीं मेजर करना, जहाँ पे बेस लाइन लगाई है उससे आपने उसको स्टार्ट लगाना है, उसको स्टार्ट पॉइंट बनाना है और वहां से मेजर करनी है, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल स्पॉट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, कि जहां तक आपका सॉल्वेंट मूव करेगा ऑन द पेपर, मैक्सिमम डिस्टेंस, जहां पे मैक्सिमम टॉप पे डिस्टेंस होगा वो आपका होगा जी सॉल्वेंट फ्रंट, जहां पे सॉल्वेंट की मूवमेंट स्टॉप हुई है। गाइस दीज आर द 2 टेक्निक्स जो हमने ऑलरेडी आज कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, और इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह मैं लाजमी अपलोड करूंगी, इसको परफॉर्म करके मैं खुद परफॉर्म करूंगी और आपको उसका सारा शो करूंगी द प्रोसेस और उसकी रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यूज। थैंक यू वेरी मच। दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।